नाराज भीड़ जो ताबड़तोड़ पत्थर मार रही है। सामने है सीआरपीएफ। उन पर दबाव है कि किसी भी सूरत में गोलियां न चलाई जाएं, कम से कम बल प्रयोग किया जाए, मगर साथ ही उग्र भीड़ की उत्तेजना भी है। बहुत बड़ी चुनौती है ये। सबसे पहले देखते हैं ये चुनौती और सीआरपीएफ का धर्म संकट। एबीपी न्यूज संवाददाता शीला रावल की यह ग्राउंड रिपोर्ट। जो प्रोफेशनल टाइप के पत्थरबाज हो गए हैं वो क्या करते हैं, छोटे बच्चों को, महिलाओं को, बूढ़ों को आगे करते हैं और तरह तरह से ऐसे नारे लगाएंगे, उत्तेजित करने का प्रयास करेंगे ताकि हम अपना धैर्य और संयम खोएं, कुछ गलत हमारे हाथों से हो जाए। लेकिन हमें और हमारे जवानों को अच्छी तरह बताया जाता है कि इन पर कम से कम बल का प्रयोग करना है, अधिक से अधिक प्रतिरोध दिखाना है, इनको किसी भी तरीके से डिस्पर्स करना है, क्योंकि माइंड में ये बात हमेशा होती है कुछ भी हों हैं तो आखिर हमारे देश के और हमारे अपने ही भाई हैं। एक बार फिर गौर से सुनिए इन शब्दों को। कुछ भी हों हैं तो आखिर हमारे देश के और हमारे अपने ही भाई हैं। कश्मीर के पत्थरबाजों को अपना भाई बताने वाला ये सीआरपीएफ का वही जवान है जो सुबह से लेकर रात तक न जाने कितने पत्थरों को झेलता है। जब हमारा डिप्लॉयमेंट होता है अर्ली मॉर्निंग में, तब भी हमारे ऊपर पत्थरबाजी होती है। उसके बाद जब हम ड्यूटी पर होते हैं 10 से 12 घंटे, उस समय भी पत्थरबाजी होती है। ख़ास तौर से जब हमारा विड्रॉल का टाइम होता है तकरीबन 3 से लेकर 6 के बीच में, उस समय बहुत ज़्यादा पत्थरबाजी होती है। उसके अलावा बीच बीच में रुक कर भी पत्थरबाजी होती रहती है। श्रीनगर शहर के नौहटा चौक में जामिया मस्जिद का जो ये एरिया है, इस समय हम वहाँ पर है। इस चौक में आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ की 2 से 3 बटालियन लगी हुई है। शहर का ये सबसे सेंसिटिव एरिया माना जाता है और सामने जो मकान दिख रहा है, उसी मकान में 15 अगस्त से एक गोली चली थी प्रधानमंत्री के भाषण के बिल्कुल बाद, और सीआरपीएफ के अफसर प्रमोद कुमार का यहाँ शहीद हुए थे। इसी जगह पर तैनात हैं सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर हरिओम। जब आप चैन की नींद सो रहे होते हैं, तब इस सब इंस्पेक्टर के दिन की शुरुआत हो जाती है। हमारी जो डेली रूटीन है वो तकरीबन शुरू होता है 2:30 से 3 बजे अर्ली मॉर्निंग में। हमें थानों में ड्यूटी के लिए 4:30-5 बजे रिपोर्ट करना होता है। उसके पहले आने की तैयारी करनी होती है। 4:30 के करीब हम अपने कैंप से निकलते हैं और 4:30 तक हम रिपोर्ट कर देते हैं। 5 बजे ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरे एरिया में फोर्स डिप्लॉयमेंट हो जाती है और इसका डिप्लॉयमेंट तकरीबन रहता है शाम 5, 6, 7 बजे तक। पत्थर बरसे या पानी, श्रीनगर में सीआरपीएफ के जवानों की जिंदगी का हर एक दिन ऐसे ही गुजरता है। वो 12 घंटे से भी ज्यादा की ड्यूटी कर रहे हैं और वो ड्यूटी भी ऐसी जिसमें ये पता नहीं होता कि अगले पल क्या होगा। जैसे हमारे बंदे ब्रेकफास्ट के लिए बैठे हैं या लंच के लिए बैठे हैं, तो गलियों से बच्चे निकल के आते हैं। छोटी छोटी जो एडजॉइनिंग गलियां हैं, यहाँ से 10 से 12 बच्चे निकल के आते हैं। जब कई गलियों से निकल के आते हैं तो वो एक बड़ा सा हुजूम बन जाता है और वो लगातार हम पर पत्थरबाजी करते हैं। उस दौरान हमारे ऊपर ये बड़ा दबाव होता है कि फायर नहीं करना है किसी भी तरीके से, कम से अधिकतम रिस्ट्रेंस दिखाना है, कम से कम बल का प्रयोग करना है। तो हमारे पास एक पॉलीकार्बोनेट की शील्ड होती है, हम उससे अपने आप को बचाते हैं और टीयर स्मोक के सेल हैं, ग्रेनेड हैं, उनको लॉब करते हैं ताकि उस धुएं से वो विचलित होकर के निकल जाएं। ऐसे हालातों में पूरा दिन बिताने वाले सीआरपीएफ के जवानों के न खाने का कोई टाइम होता है न पीने का। अपनी बैरक से निकलते वक्त वो इस तरह के पैकेटों में अपने खाने का सामान रख जरूर लेते हैं, लेकिन खाने का मौका कब मिलेगा ये वो भी नहीं जानते। क्योंकि जब हम जल्दी निकलते हैं 2-3 बजे, तो हमारे खाने का सवाल ही नहीं होता, तो हम अपना ब्रेकफास्ट और लंच यहीं लेकर आते हैं। इन्हीं गलियों में जहाँ पर सेक्शन तैनात किए गए हैं, जहाँ पर जिसकी ड्यूटी है वो वहीं पर लंच भी करते हैं, ब्रेकफास्ट भी करते हैं। धर्मवीर सिंह 7 साल से कश्मीर में उनकी ड्यूटी लगी है।
जब कश्मीर में बाढ़ आई थी तब भी ये कश्मीर में ही थे और बचाव कार्य में तैनात थे, और आज इनकी ड्यूटी लगी है नौहट्टा चौक पे। 3 साल से इसी नौहट्टा चौक पे है। आपने मुझे बताया कि अच्छी सर्विस के लिए कश्मीर के लोगों ने आपको फूल भी दिए थे, आपके काम की सराहना की थी। किया था मैम। कैसा वो मंजर कैसा था? वो मंजर दिन रात मैंने इनके लोगों को घरों से निकाला, डूबते हुए निकाला, तो उस टाइम हमारी इतनी प्रशंसा करके CRPF हमारी असली मददगार है, न कि आतंकवादी। लेकिन वही बच्चे आज 10 साल से लेकर 30 साल तक के युवा वही हमें पत्थर मारते हैं, तो महसूस तो होता है मैम। जिन हाथों ने कभी इनको गुलाब दिए थे वही हाथ आज पत्थर लेकर इनकी तलाश कर रहे हैं। सेना के ये जवान पूछ रहे हैं कि आखिर इनका कसूर क्या है, लेकिन जिनके पास जवाब है उन्होंने शिकायतों का पिटारा खोल दिया है। आज तक हमने ऐसी क़यामत कभी देखी नहीं है कि ऐसी क़यामत बर्पा की है इन्होंने, कि आप खुद देख सकते हैं कि इन्होंने कैसी क़यामत है। कितने मकान तोड़ दिए इन्होंने, कितने गाड़ियां तोड़ी, कितने लोगों की मारपीट की है उन्होंने। अल्लाह हमें ये कोई सुनने वाला आखिर हमारे लिए क्या है? हमें किसी जगह दे दो, हम जाएंगे वहाँ ही रिफ्यूजी में रहेंगे हम। कश्मीर में तैनात सुरक्षा बलों पर आरोप भी लगते हैं और सवाल भी उठते हैं, लेकिन उनकी माने तो उन्हें भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है, लेकिन कई बार हालात उनके बस में नहीं होते। हमें आदेश है कि जब भी पायलट गन का वो इस्तेमाल करें कम से कम 50 मीटर से दूर से करते हैं, और वो भी हम बताया गया अनुसार पैर की ये टो के ऊपर मारते हैं। लेकिन अचानक कोई इधर से दौड़ करके सामने आ जाते या जो ही फायर करते तो कोई वो आदमी उठा करके पत्थर उठाने के लिए नीचे झुक जाता है, उस सूरत में उनको लगता है। लाइन ऑफ ड्यूटी में आप पायलट गन का सामना करते हैं, आपको पत्थर भी लग सकता है, आपको 12 से 15 घंटे की ड्यूटी भी बजानी है, लेकिन फिर भी दिमाग में ये ज़रूर रखना है कि किसी सिविलियन को, किसी आम आदमी को, बच्चे को, महिलाओं को अपने हथियार से खरोच भी ना आए। वाकई में ये इनकी त्रासदी है। आप देख रहे हैं कश्मीर से शीला रावल की ग्राउंड रिपोर्ट। कश्मीर में विवाद के दूसरे पक्ष की तस्वीर शायद ही आपके सामने रखी गई है। सुरक्षा बलों की मजबूरियां अपनी तरफ, मगर सबसे मार्मिक होता है उन परिवारों का पक्ष जिनके बच्चे इस गतिरोध के चलते फंस जाते हैं। उनका कोई दोष नहीं, मगर इस गतिरोध के चलते उनका भविष्य अधर में लटक गया है। क्या हुक्मरानों का ध्यान इनकी तरफ गया है, और गया भी है तो हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। क्योंकि सच तो यह है कि चाहे मुख्यमंत्री हो या खुद प्रधानमंत्री, इस मुद्दे पर उनके शब्दों ने बेशक मरहम का काम किया हो, मगर देर जरूर हुई। तवारीफ में दौर ऐसा भी है कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई है। धरती के इस स्वर्ग कश्मीर की यही दर्दनाक दास्तां है। इतिहास के एक पन्ने ने आज के कश्मीर को लहूलुहान कर रखा है, और कोई ये समझने को तैयार ही नहीं है कि इतिहास को याद रखने वाले लोग इतिहास बनकर रह जाते हैं, और कश्मीर की यही समस्या है। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले श्रीनगर के हालात इन दिनों नर्क से भी बदतर हैं। सड़कों पर सन्नाटा है, बंदूकों के साए में जी रहे हैं लोग। 51 दिन के कर्फ्यू ने लोगों को घरों में कैद करके रखा है, और हालात ऐसे हो गए हैं कि कर्फ्यू के हटने के बाद भी लोग बाहर निकलने से डर रहे हैं। ये बोलता है मैं फ्रेंड के पास जाऊंगी, मैं बोलती हूँ इसको मार जा कि मुझे अपने बच्चे की फिक्र होती है। मैं बोलती हूँ मेरा बच्चा गया तो गया कहाँ। तब से हार्ट में होती है टेंशन, दिल में होता है टेंशन। बोलता है बच्चे जाएंगे कहाँ, उधर से मत कुछ हुआ है, कुछ मत गोली मत लग गई, कुछ मत लग गई, फायर मत हुआ है कि मेरा बच्चा गया। हम बच्चों को बाहर नहीं छोड़ते हैं। मेमूना निसार को अपने बेटे को बाहर भेजने में डर लगता है। कर्फ्यू के दौरान ये पूरा परिवार इसी तरह घर में कैद था। 10 साल की ये बच्ची 4th क्लास में पढ़ती है, लेकिन इन दिनों पढ़ाई लिखाई सब बंद है। ये फ्रेंड्स के घर जाते हैं खेलने, सारे फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि स्कूल्स बंद है, ट्यूशन भी नहीं जा सकते। अबरार 12वीं क्लास में है, इंजीनियर बनना चाहता है, पर कर्फ्यू ने उसकी पढ़ाई और सपनों पर ब्रेक लगा दिया है। घर में बैठे रहते होते हैं, यहाँ ऊपर से मेरा 12th है, और यहाँ से परसों नईम अख्तर ने कहा है कि आपके एग्ज़ाम्स अपने टाइम पे
यहाँ से तो ऊपर से यहाँ पे हमारा सिलेबस भी इनकम्प्लीट है, तो हम एग्ज़ाम देंगे तो देंगे किसको? पढ़ने के लिए जाते ट्यूशन तो वहाँ जाने ही नहीं देते, ट्यूशन सब सेंटर बंद है, फी भी वहाँ भर के है, हम जाए तो जाए कहाँ? श्रीनगर के राजबाग इलाके में रहने वाले इस मध्यम वर्गीय परिवार की तरह ही कश्मीर में लाखों लोगों की जिंदगी थम सी गई है। कभी पर्यटकों से आबाद रहने वाली डल झील पर सन्नाटा पसरा है। जिन शिकारों पर जगह मिलनी मुश्किल होती थी, वो शिकारे इस तरह खाली पड़े हैं। मेरा सबसे बड़ा मुश्किल हो गया वो मोबाइल का, और जो वो कुछ कमाएगा, ये कमाने का वक्त है, सीजन हमारा है, वो कट गया, वो क्या करेगा? हमारा 10-20 आदमी घर में है, बेड पे खाएगा तो वो कहाँ से आएगा खाने के लिए सामान पामा? 52 दिनों के ऐतिहासिक बंद के बाद कश्मीर में जो हालत बने हैं मानो सुधर रहे हैं, लेकिन सैलानियों का जो तांता लगता था वो बिल्कुल बंद हो गया है। सरकार के मुताबिक करीब 6000 करोड़ का आर्थिक नुकसान हुआ है कश्मीर को। सैलानी कब से आना बंद हो गए? 3 महीने हो गए बंद हो, जब से हालात ख़राब हुआ। आप दिन भर क्या करते हैं, कैसे गुजारा चलाते हैं? अभी तो ऊपर वाले की मेहरबानी से चल रहा है, तो हमको टूर पैसा हम और कमा सकते हैं, मगर ये हालात जो है बार बार मरने से बेहतर एक ही बार मरे। जब से ये टमल स्टार्ट हुआ है 8-9 जुलाई के बाद से हमारा ऑक्यूपेंसी 5-6% में आ गया है ऑन एवरेज। इसका मतलब ऑन एवरेज हम 3-4 रूम कमरे ही कर रहे हैं मैडम, इतना बुरा हाल हो चुका है। जहाँ पे हम लगभग ऑन एवरेज हमारा सेल हो रहा था यहाँ पे 85-90 लाख रुपए, इस बार अब तक हमने सिर्फ 10 लाख का ही सेल किया है मैडम। एक अनुमान के मुताबिक 51 दिन के कर्फ्यू में कश्मीर को करीब 6700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, और अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो ये और ज्यादा होता जाएगा। अब कई इलाकों से कर्फ्यू हट चुका है, बातचीत की कोशिशें भी शुरू हो चुकी हैं। एक बार फिर लोगों की उम्मीद जगी है कि शायद उनकी जिंदगी पटरी पर लौट आए। मुलाकात से माहौल बनता है और बात से बात बनती है। 50 दिन गुजर जाने के बाद ये बात हर किसी की समझ में आ गई है। कश्मीर घाटी में फिर से मुलाकात और बात का दौर शुरू हो चुका है। उम्मीद की जानी चाहिए कि बातचीत किसी सार्थक नतीजे पर पहुंचेगी और कश्मीर समस्या के समाधान के नाम पर किसी तरह की घटिया सियासत नहीं होगी। श्रीनगर से आसिफ कुरैशी के साथ शीला रावल की रिपोर्ट।